शुभम और उसके दोस्त टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को रोकने के लिए उन्हें धमकी दे रहे थे, पर वो लोग कहाँ रुकने वाले थे। जब दो लोग अचानक से टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने आकर खड़े हो गए तो इन गार्ड्स ने बिना कोई रहम दिखाए उन दोनों को जोर से किक मारी और वो दोनों लड़के अगले ही पल जमीन पर जा गिरे। जब शुभम ने देखा कि उनके लोगों को मारा जा रहा है तो उसने अपने सारे दोस्तों को एक साथ चिल्लाते हुए कहा, सब लोग मिलकर एक साथ अटैक करो। इतना कहकर शुभम और उसके दोस्तों ने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स पर अटैक कर दिया। हालांकि जितना उन्होंने सोचा था असलियत इससे कई ज्यादा बुरी थी। शुभम और उसके दोस्त टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को हाथ भी लगा पाते उससे पहले ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस तरह अटैक किया कि एक एक इंसान अगले ही पल जमीन पर जा गिरा। शायद वहां खड़े हुए लोगों ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई थी और 50 से ज्यादा लोग जमीन पर जा गिरे थे। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि डिस्को में बाकी जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें रिएक्ट करने तक का मौका भी नहीं मिला। वहां जितने भी लोग थे आज तक उनके लिए शुभम और उसके ग्रुप के लोग ही सबसे ज्यादा ताकतवर थे। उन लोगों से आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा डरते थे, पर आज उन लोगों को इस तरह बेबस जमीन पर गिरा हुआ देखकर बाकी सारे लोगों को हैरानी भी हो रही थी और मन ही मन खुशी भी। अगले ही पल टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के लीडर ने क्लब के मैनेजर से बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्या तुम क्लब के मैनेजर हो? टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने इतने ठंडे रवैये के साथ पूछा था कि सामने वाला डर के मारे वैसे ही जम जाए। गार्ड की बात सुनकर मैनेजर की हालत तो वैसे भी खराब हो चुकी थी और खुद से सवाल करते हुए देखकर उसने आधे अधूरे शब्दों में कहा, हाँ वो मैं। इतना कहते कहते मैनेजर चुप हो गया। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के लीडर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैनेजर क्या जवाब दे रहा है और क्या नहीं। गार्ड्स ने अपना सवाल दागते हुए कहा, क्या तुम शुभम को जानते हो? मैनेजर से जब ये सवाल पूछा गया तो वही आधे अधूरे शब्दों में मना करते हुए उसने कहा, अच्छे से नहीं, मैं उसे अच्छे से नहीं जानता हूँ। असल में मैनेजर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने सच्चाई बता सके। उसे भी नहीं पता था कि आखिर शुभम ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इतने सारे लोग उसके क्लब में आकर उसे मार रहे हैं। अगर मैनेजर ने कहा होता कि वो शुभम को अच्छे से जानता है तो शायद शुभम के साथ वो खुद भी मुसीबत में पड़ जाता और ये मुसीबत उसकी मौत तक उसे ले जाती। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स समझ गए थे कि मैनेजर झूठ बोल रहा है, इसीलिए उन्होंने मैनेजर से गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, पर मैं सच जानना चाहता हूँ, क्या शुभम के कोई और भी दोस्त है? टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का सवाल सुनकर मैनेजर ने तुरंत डरते हुए कहा, नहीं, कोई और बिल्कुल नहीं है, जितने भी लोग हैं उन सबको आपने अभी अभी मारकर जमीन पर गिरा दिया है। मैनेजर की बात सुनकर अचानक से ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का कैप्टन थोड़ा नॉर्मल हो गया। तुम सब लोग अपनी पार्टी कंटिन्यू कर सकते हो। इतना कहकर सिक्योरिटी गार्ड्स के कैप्टन ने मैनेजर के कंधे को थपथपाया और शुभम और उसके दोस्तों को लेकर बाहर चला गया। कैप्टन के जाने के बाद बाकी सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स भी धीरे धीरे बाहर चले गए, पर मैनेजर अभी तक बिना हिले अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। उसे इस तरह देखकर क्लब में काम करने वाले कुछ वेटर्स भागते हुए मैनेजर के पास आए और थोड़ी चिंता करते हुए बोले, मैनेजर क्या हुआ है आपको? वेटर की बात सुनकर मैनेजर ने अपना हाथ हिलाकर उन लोगों को मना किया और अभी भी खोए खोए से होश के साथ बोला, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बस ऐसे ही कुछ देर के लिए यहाँ खड़ा हूँ, तुम लोग जाओ अपना काम करो जाकर। मैनेजर की बात सुनकर सारे वेटर्स एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वो लोग अच्छे से देख पा रहे थे कि मैनेजर के पैर अभी भी कांप रहे थे। सब लोगों को समझ में आ रहा था कि मैनेजर इस वक्त मन ही मन काफी ज्यादा घबराया हुआ है। हालांकि मैनेजर को इस तरह से देखकर कोई भी उनका मजाक नहीं उड़ा रहा था, बल्कि उनका सबका डर मन ही मन बढ़ते जा रहा था। आज से पहले क्लब में काफी सारी लड़ाइयां हुई थी, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो शुभम और उसके दोस्तों पर हाथ भी उठा सके। अभी तक क्लब में जो बहुत तेज गाना बज रहा था वो बंद हो चुका था और किसी का भी फिर से गाना ऑन करने का या एंजॉय करने का बिल्कुल मन नहीं था। फिलहाल तो क्लब में जितने भी लोग थे उन सबको गॉसिप करने का अच्छा मौका मिल गया था। सब लोगों को दारू का नशा जो चढ़ चुका था वो उतर गया था और सब लोग आपस में ही एक दूसरे से गॉसिप करने लगे। सब लोग जानना चाहते थे कि इतने भयंकर दिखने वाले ये सारे लोग थे कौन, जिन्होंने शुभम और उसके दोस्तों पर हाथ उठाने की अभी हिम्मत की थी। इस वक्त किसी को नहीं पता था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो इतने सारे लोग एक साथ क्लब तक आ गए। हे भगवान, इतने सारे लोगों को देखकर मुझे तो अपनी मौत याद आ गई। कौन है ये लोग? कितने ज्यादा भयंकर दिख रहे थे? मुझे कैसे पता होगा, पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, इन लोगों का एटीट्यूड देख के ऐसा लग रहा था किसी बड़े ग्रुप के लोग हैं। एक काम करता हूँ, मैं चुपचाप दरवाजे के पास जाकर देखता हूँ, कम से कम पता तो चले कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। हाँ हाँ, जल्दी जाओ और मुझे भी बताओ। पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है। बाहर 100 से भी ज्यादा लोग हैं और गली के दूसरी तरफ बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई। शुभम और उसके दोस्तों को अलग अलग गाड़ियों में ले जाया गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो सब कहाँ गए होंगे। पता नहीं कहाँ गए होंगे, पर लगता है कि इस बार उनके पाप का घड़ा भर गया है, इसीलिए तो मौत उन्हें इस तरह बुलाने आई है। जो भी कहो मानना पड़ेगा, शुभम और उसके दोस्तों की किस्मत तो काफी अच्छी है, इसीलिए तो इतनी लग्जरियस गाड़ी में बैठ कर गए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उन लोगों को पता भी नहीं है कि अगले मिनट वो जिंदा रहेंगे या नहीं, और तुम्हें लग्जरियस गाड़ियों की पड़ी। क्लब में जितने भी कस्टमर आए थे वो सारे लोग अपना ग्रुप बनाकर एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर शुभम ने ऐसा क्या किया है और उसके साथ क्या होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स शुभम को अपने साथ एक रिमोट आउटडोर बास्केटबॉल कोर्ट में ले आए थे। इस बास्केटबॉल कोर्ट में चारों तरफ डिम लाइट्स थी। आधी रात से ज्यादा का समय बीत चुका था और चारों तरफ बहुत सारे डरावने चेहरे दिखाई दे रहे थे। ये सारे लोग टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स थे। इस वक्त पूरे बास्केटबॉल कोर्ट में इतनी शांति थी कि हवा की आवाज को भी सुना जा सकता था। बाकी सब लोग शांत थे, तो वहीं एक इंसान बास्केटबॉल कोर्ट में लगातार बास्केटबॉल खेल रहा था और एक के बाद एक बॉल डालकर गोल किया जा रहा था। लगातार बॉल के जमीन को छूने और फिर बास्केटबॉल नेट में डालने की वजह से एक अलग ही साउंड क्रिएट हो रहा था। कहने को तो ये साउंड एक म्यूजिक क्रिएट कर रहा था, पर जितना ज्यादा शुभम इस आवाज को सुन रहा था उसका दिल उतना ज्यादा घबरा रहा था। चारों तरफ फैली ये चुप्पी और शांति उसे खाने को दौड़ रही थी। उसने अभी तक अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कब और कैसे इन खतरनाक लोगों को किस तरह से नुकसान पहुंचाने की गलती कर दी।
जहां शुभम एक तरफ अपनी ही सोच में खोया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कार्तिक धीरे धीरे चलकर एक हाथ से बास्केटबॉल को जमीन पर टैप करते हुए जैसे जैसे स्ट्रीट लाइट के नीचे आ रहा था, वैसे वैसे उसका चेहरा शुभम को क्लियर दिखाई दे रहा था। अचानक से अपने सामने कार्तिक को देखकर शुभम की आवाज गले के अंदर ही दब गई और उसने बहुत ही मुश्किल से अपने गले से एक शब्द निकालते हुए कहा, तुम। अचानक से कार्तिक को अपने सामने देखकर शुभम इतना हैरान हो गया कि उसकी आंखें लगभग बाहर आ गई थी। उसने अपनी लाइफ में भी कभी नहीं सोचा था कि क्लब से उसे इस तरह उठाने वाला इंसान ये होगा, यानी कार्तिक, जिसने तानिया के घर के पास शुभम को मारकर पहले से ही एक अच्छा खासा सबक सिखा दिया था। पूरी पार्टी में शुभम लगातार यही सोच रहा था कि कार्तिक से कैसे बदला ले, पर उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि कार्तिक उसे ये मौका खुद दे देगा और खुद उसे अपने पास बुला लेगा। शुभम ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक अपने साथ इतने खतरनाक और भयंकर दिखने वाले लोगों को लेकर आएगा। कार्तिक को देखकर तो जैसे शुभम के होश उड़ गए थे, क्योंकि कार्तिक ने अभी भी वही पुराने स्ट्रीट से खरीदे हुए कपड़े पहने हुए थे और दिखने में किसी वर्कर की तरह लग रहा था। भला इतने सिंपल आदमी के पास इतने सारे लोग कैसे आ सकते थे? शुभम ने अपने मन में खुद से ही सवाल करते हुए पूछा, क्या सच में ये कोई वर्कर है? इसके सामने ये 100 से भी ज्यादा लोग इस तरह सर झुकाकर क्यों खड़े, जैसे ये सब इसके सबॉर्डिनेट्स हों? करोड़ों की ये इतनी कीमती गाड़ी इसके पास आई कहां से? यही सब सोचकर शुभम ने कार्तिक से पूछ लिया, तुम कौन हो, क्या पहचान है तुम्हारी? शुभम के साथ जो 50 लड़के आए थे वो लोग भी अभी काफी ज्यादा डरे हुए थे। उन सब ने शुभम से सवाल करते हुए पूछा, शुभम ये सब कुछ क्या हो रहा है? हमने तो कभी भी इन लोगों को आज से पहले देखा तक नहीं, और ना ही इन लोगों को कभी कोई नुकसान पहुंचाया, फिर हमें यहाँ क्यों लाया गया? शुभम इन लोगों को कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जिन्होंने इन 50 लड़कों को पकड़ा हुआ था, तुरंत ही इन लोगों को धक्का देकर उनके घुटनों पर उन्हें बैठा दिया और इन लोगों से कहा कि चुपचाप अपने घुटनों पर बैठे रहो, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत ही इज्जत के साथ कार्तिक को देखने लगे। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की बातें सुनकर शुभम और बाकी सब लोगों में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो पलटकर कोई जवाब दे सके। इस वक्त शुभम और उसके बाकी सारे दोस्तों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि इस वक्त इन लोगों की काफी ज्यादा इंसल्ट की जा रही थी, पर फिर भी उनमें से किसी में भी हिम्मत तो थी नहीं कि वो पलटकर कार्तिक और उसके लोगों को कुछ कह सके। न सिर्फ इसीलिए क्योंकि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उन लोगों की संख्या में ज्यादा थे, बल्कि इसलिए भी वो सब लोग बहुत ज्यादा ताकतवर थे और उन सबके पास बंदूकें भी थे। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों में लेटेस्ट वेपन देखकर शुभम और उसके दोस्त समझ गए थे कि यहाँ चुप रहने में ही भलाई है। अभी तक एक बार फिर से आसपास चारों तरफ शांति फैल गई थी। तभी कार्तिक बास्केटबॉल को टैप करते हुए धीरे धीरे चलकर शुभम के पास आया और बहुत ही आराम से उससे बोला, थोड़ी देर पहले जब हम मिले थे तो तुमने मुझे नहीं कहा था कि तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो। मैंने सोचा है कि मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान ले लेना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें ज्यादा नहीं मेहनत करने दी और खुद ही तुम्हें ढूंढ निकाला। अब तुम आराम से मुझे सबक सिखाओ। कार्तिक की बात सुनकर उसके कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर शुभम की हालत खराब हो गई और उसने लगभग रोने जैसा मुंह बनाते हुए कहा, तुम आखिर हो कौन? ये सच बात है कि शुभम हर हाल में कार्तिक को सबक सिखाना चाहता था, पर तब तक जब तक कार्तिक कोई वर्कर था, तब नहीं जब उसके पास इतने सारे लोग थे जो उसे इज्जत के साथ देख रहे थे। शुभम को अभी तक पता नहीं चला कि कार्तिक की असली पहचान क्या है। भले ही इस वक्त कार्तिक ने सड़क छाप कपड़े पहने हुए थे, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और उसका एटीट्यूड शुभम को अंदर तक हिला रहा था। सच कहें तो शुभम को इस वक्त ठीक से सांस लेने तक से डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं उसके सांस लेने की आवाज कार्तिक तक न चली जाए। क्या करेगा कार्तिक शुभम के साथ? क्या कार्तिक को लगा था कि कार्तिक कोई साधारण आदमी नहीं है, पर फिर भी शुभम अभी भी कार्तिक से बदला लेना चाहता था। वो बार बार कार्तिक की असली पहचान पूछ रहा था और हर बार कार्तिक उसे यही कह रहा था कि उसकी औकात नहीं कार्तिक की असली पहचान जानने की। तंग आकर शुभम ने डरते हुए कार्तिक से पूछा, तुम मुझसे चाहते क्या हो? शुभम का सवाल सुनकर कार्तिक ने हल्की सी सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहा, तुम्हारी मौत। जैसे ही कार्तिक के मुंह से उसके शब्द निकले तो वैसे ही शुभम की सांस आधी ऊपर आधी नीचे हो गई। इस वक्त उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई हो। शुभम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह आदमी आया कहां से और सिर्फ एक छोटी सी बात पर यह उसे मारने के लिए कैसे कह सकता है। शुभम को इतना डरा हुआ देखकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मारना मेरे लिए बिल्कुल वैसा है जैसे पैरों के नीचे आई हुई किसी चींटी को मारना। कार्तिक की बात सुनकर शुभम ने अपने तेवर ही बदल लिए और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, ठीक है तुम मुझे मारो मत। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं तो तुम्हारे लिए चींटी के बराबर हूँ, मैं तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। कार्तिक ने जैसे ही शुभम की बात सुनी तो उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बास्केटबॉल को जोर से शुभम के मुंह पर दे मारा और अगले ही पल कार्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन और ज्यादा ठंडे हो। उसने कठोर होते हुए कहा, मुझे बताओ तुम तानिया के करीब क्यों जाना चाहते थे? आज उसे बार बार अपने साथ चलने के लिए क्यों कह रहे थे? जैसे ही शुभम ने कार्तिक से सुना तो वो एकदम कंफ्यूज हो गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर जवाब देते हुए कहा, मैं बस उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, पर वो तुम्हें पसंद है तो तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते। शुभम ने इतना ही कहा था तभी उसकी नजर कार्तिक के चेहरे पर गई, जिससे उसके हाव भाव इस वक्त बहुत कठोर हो गए थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही मिनट में किसी की भी जान ले लेगा। कार्तिक ने बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ शुभम से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूंगा? जैसे ही शुभम ने कार्तिक का यह सवाल सुना तो उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया और उसकी आंखें डबडबाने लगी और उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो अब बस रोने लगेगा। शुभम को समझ में नहीं आ रहा था कि जब वो सच कह रहा है तो कार्तिक उसकी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा। शुभम को विश्वास नहीं हो रहा था कि तानिया इतने खूंखार इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी जो अपने आप में चलती फिरती मौत है, और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक शुभम की बातों पर इसीलिए शक कर रहा था
क्योंकि आज तक जो कुछ भी हुआ था वो काफी कोइंसिडेंशियल था। कार्तिक यहाँ पर अपनी बहन को ढूंढने के लिए आया था और वो जानना चाहता था कि तानिया उसकी असली बहन है भी या नहीं। पूरा दिन इंतजार करने के बाद जब वो अपनी बहन को देखता है तो अचानक से ये लड़का यहाँ आ जाता है और उस लड़के का तानिया को परेशान करना, ये सब कुछ कार्तिक को अजीब लग रहा था। कार्तिक को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि किसी का बनाया हुआ प्लान है। कार्तिक भले ही कुछ देर के लिए तानिया को देखकर इमोशनल हो गया था, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो आंखें बंद करके बेवकूफों की तरह जो कुछ भी हो रहा है उस पर विश्वास कर लेगा। कार्तिक ने अपने मन में सोचा था कि अगर सच में शुभम तानिया को परेशान कर रहा होगा तो कार्तिक को हर हाल में तानिया को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, भले ही तानिया उसकी बहन हो या ना हो। एक तरफ शुभम बार बार अपनी बात कहकर यह साबित कर रहा था कि वो सच कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अभी भी जिद्दी बना हुआ था और किसी भी हाल में शुभम की बात पर विश्वास नहीं करना चाह रहा था। कार्तिक ने अपना एक हाथ दिखाकर अपने सबऑर्डिनेट को इशारा किया और अगले ही पल कार्तिक के कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स शुभम को उठाकर पास के एक जंगल में ले गए ताकि अच्छे से इंटरोगेशन कर सके। और शुभम के जितने भी दोस्त थे उनके साथ भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा था। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें हर तरह से टॉर्चर कर रहे थे और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कार्तिक हर हाल में जानना चाहता था कि उसके साथ कोई माइंड गेम खेल रहा है या फिर सच में शुभम और उसके दोस्त सच कह रहे हैं। कार्तिक ने फिर से अपनी बास्केटबॉल को उठाया और पास में रखी हुई एक चेयर पर जाकर बैठ गया और इस वक्त कार्तिक के चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन दिखाई दे रही थी। उसे परेशान देखकर मैगी कार्तिक के पास आई और उससे बोली, बॉस क्या हुआ? क्या आपको इन सब लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? क्या आपको अभी भी लग रहा है कि शुभम और उसके दोस्त झूठ बोल रहे हैं? मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने उसी से सवाल करते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैगी? कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी ने तुरंत अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर ये सब कुछ कोई प्लान है। ये लोग सिर्फ यहाँ के लोकल गुंडे हैं और अपनी मनमानी कर रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने बहुत ही सीरियस होते हुए उससे कहा, ये लोग सही कह रहे हैं या नहीं ये तो इंटेरोगेशन से ही पता चलेगा। जितना हो सके उन्हें टॉर्चर करो, मैं हर हाल में जानना चाहता हूँ। कार्तिक बस इतना सोच रहा था कि भले ही तानिया उसकी बहन निकले या ना निकले, पर अगर 1% भी चांस है कि तानिया उसकी बहन है तो कार्तिक हर हाल में उसके लिए बेस्ट लाइफ अरेंज करना चाहेगा, चाहे जो हो जाए। पर अगर ये सच नहीं निकला तो कार्तिक पहले ही खुद को तैयार कर लेगा और इन सब बातों से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अभी तक उसने अपनी असली पहचान तानिया को बताई भी नहीं थी। और कार्तिक जानता था कि वो एक बार इस परिवार के प्यार वगैरह के चक्कर में पड़ गया तो उसके बाद उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और इस झूठी बहन के रिश्ते से निकलने के लिए उसे शायद बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। कार्तिक बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो उस स्टेज तक जाए जहां उसे इतना सारा नुकसान उठाना पड़े, इसीलिए वो पहले से ही हर एक परत को खोलकर अच्छे से जांच लेना चाहता था कि उसके खिलाफ किसी तरह से कोई प्लॉटिंग तो नहीं की जा रही है। कार्तिक जिस वक्त तानिया का और उसकी असली पहचान का पता लगा रहा था उसी वक्त उसने तय कर लिया था कि वो उस हर एक इंसान के बारे में पता लगेगा जिससे तानिया मिल रही है या फिर जो भी तानिया से इंटरेक्शन कर रहा है। कार्तिक जानता था कि उसके टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स 3rd डिग्री टॉर्चर देंगे और इस टॉर्चर के दौरान शुभम चाहे जितना भी झूठ बोले आखिर में उसके मुंह से सच निकल ही जाएगा। तो वो सच बोलेगा या फिर वो अपनी जान देगा। कार्तिक ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से मैगी ने कार्तिक से कहा, बॉस मुझे लगता है कि सच का पता लगाने के लिए हमें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने सवाल करते हुए उससे पूछा, क्यों, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया? कार्तिक का सवाल सुनकर कुछ देर सोचते हुए मैगी ने कार्तिक से कहा, कुछ ही दिनों में तानिया अपने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देने वाली है, राइट? और जितना मुझे पता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एग्जाम देने से पहले उसे फिजिकल एग्जामिनेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर किसी भी डॉक्टर को अपने फेवर में लेकर फिजिकल एग्जाम के दौरान तानिया का ब्लड और हेयर सैंपल कलेक्ट करवा सकते हैं। जैसे ही कार्तिक ने मैगी की बात सुनी तो 1 मिनट के लिए वो तो सोचकर हैरान होकर अपनी आंखें फैलाए और मुंह खोलकर हैरानी से मैगी को देखता रहा। उसके बाद उसने अचानक से हंसते हुए उससे कहा, तुमने मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं दिया? कम से कम मुझे इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी ने अपने पुराने एटीट्यूड में कहा, मुझे भी ये आइडिया अभी आया है। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कह रही हो, कल ही जाकर तानिया के स्कूल में उसके मैनेजमेंट से बात करो और फिजिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करवाओ और जितनी जल्दी हो सके उसके जेनेटिक टेस्ट के लिए उसका ब्लड कलेक्ट करो। और ध्यान रहे, तुम्हें ये सैंपल किसी भी अरे गहरे इंसान को नहीं देना है, उसी को देना जिस पर तुम विश्वास कर सको। कार्तिक का ऑर्डर सुनकर मैगी ने कमांड एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है बॉस, मैं कल से ही सारी तैयारियां शुरू कर दूंगी। मैगी की बातें सुनकर कार्तिक ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मैगी मैं ये सारा प्रोसेस अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, कोई भी चीज मेरी नजरों से छूटनी नहीं चाहिए। मैगी ने जब देखा कि कार्तिक बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने कार्तिक को कहा, बॉस अब कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। जैसे ही कार्तिक ने मैगी की बात सुनी तो उसने अपनी सोच में खोए हुए ही जवाब देते हुए कहा, ये सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अगले ही दिन तानिया के कैंपस में पूरा कैंपस किताबों से भरा हुआ था और आसपास का माहौल बहुत ज्यादा टेंशन भरा था। इस वक्त बच्चों के सेमेस्टर चल रहे थे, इसी वजह से सारे बच्चे काफी ज्यादा चिंता में थे। फिर भी इस वक्त कैंपस में लगभग सारे बच्चों के उम्र 18 से 17 साल थी और इसी वजह से माहौल काफी ज्यादा यूथफुल लग रहा था। तानिया अपनी क्लास में बैठकर पढ़ रही थी। सुबह इन बच्चों की क्लास टीचर ने आते ही इन बच्चों को बता दिया था कि लंच ब्रेक के बाद सारे बच्चों को एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में अपने फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए इंतजार करना होगा। आजकल बड़े बड़े स्कूलों में ये सारी बातें बहुत नॉर्मल थी। कॉलेज में जाने से पहले या एग्जाम देने से पहले बच्चों का फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट लिया जाता था ताकि उनकी मेंटल हेल्थ और बाकी बातों के बारे में पता लगाया जा सके। कैंपस में इस वक्त बहुत सारे बच्चे थे क्योंकि कॉलेज एग्जामिनेशन टेस्ट की वजह से हर कोई पूरे दिन किताबों में घुसा रहता था और इस वजह से ना चाहते हुए भी इन लोगों का दिमाग काफी ज्यादा टेंशन में हो गया था। आज काफी दिनों के बाद उन लोगों को थोड़ा फ्री टाइम मिलने वाला था जो उन लोगों के लिए किसी लग्जरी से कम नहीं था। ये सारे बच्चे थोड़ा टाइम बस अपने साथ बिताना चाहते थे और चाहे इस दौरान इन्हें कुछ भी करना पड़े
बस पढ़ाई को छोड़कर। वैसे तो फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता था, पर फिर भी सेकेंडरी हाई स्कूल के बच्चों को इतना टाइम मिल पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हर दिन एक ही क्लासरूम और क्लास की एक ही दीवार को देखकर वो लोग सच में बहुत ज़्यादा पक चुके थे। देखते ही देखते दोपहर हो गई और अपना अपना लंच करने के बाद सारे बच्चे अपनी अपनी क्लास में थोड़ी देर आराम करने लगे और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन का टाइम भी आ गया। फिजिकल एग्जामिनेशन को सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया था। तानिया का नंबर डी सेक्शन में था और इसी वजह से उसका नंबर और उसकी क्लास का नंबर सबसे पहले आने वाला था। जैसे जैसे वक्त आता जा रहा था वैसे वैसे सब बच्चों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट से डर लगता था, क्योंकि उसमें ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता था। तानिया की दोस्त गोलू का तो इस वक्त ये सोच सोच कर ही बुरा हाल हो रहा था। उसने डरते हुए, थोड़ा नर्वस होते हुए तानिया से कहा, तानिया अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे ब्लड देने में बहुत डर लगता है। गोलू का ऐसा सवाल सुनकर तानिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने मुंह बनाते हुए गोलू से कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, हर साल फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है और ये बहुत जरूरी है, और अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है तो तुम अपने डॉक्टर के पास ये कह देना कि तुम्हारा ब्लड ना ले, ठीक है। तानिया की ऐसी बात सुनकर गोलू ने मुंह बनाते हुए कहा, डॉक्टर मेरे फूफा जी थोड़ी ना है जो मैं मना करूंगी तो वो मेरा ब्लड नहीं लेंगे। क्या लगता है आपको, क्या एग्जामिनेशन टेस्ट में कार्तिक को तानिया का पता चलेगा? आते हुए कहा, कुछ भी कहे यार, मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लास्ट टाइम जो ब्लड एक्सट्रैक्शन इंचार्ज था ना, उसने बहुत बार निरल लगाकर मेरा ब्लड सैंपल लेने की कोशिश की थी, पर मेरी कोई वेन हाथ ही नहीं लगी और इस वजह से बार बार सुई चुभने से मुझे बहुत दर्द हुआ था और मेरे हाथ में सूजन तक आ गई थी। बहुत दिनों तक मेरा दर्द भी नहीं गया था। इतना कहकर गोलू ने प्यार से अपने हाथ को सहलाना शुरू कर दिया। गोलू की बात सुनकर तानिया ने हंसते हुए कहा, किसने कहा था तुम्हें इतना ज्यादा मोटा होने के लिए, तुम्हारे हाथ की नस भी नहीं दिखती। असल में गोलू बहुत ज्यादा मोटी थी। उसकी उम्र की लड़कियां अगर इतनी ज्यादा मोटी हो जाती हैं तो आगे चलकर उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तानिया और गोलू इस वक्त बातें कर रही थी और हंस रही थी। साथ ही साथ फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बाकी अपने क्लासमेट्स को फॉलो करते हुए उस बिल्डिंग में भी जा रही थी। किसी को भी नहीं पता था कि तानिया और उसकी क्लास के बच्चों का एग्जामिनेशन दूसरी टीम कर रही है और बाकी बच्चों का एग्जामिनेशन दूसरी टीम ने किया था। कुछ देर पहले ही मैगी अपने कुछ होनहार टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स स्टाफ को लेकर उस फिजिकल एग्जामिनेशन रूम में आई थी और इन सब लोगों ने इस वक्त डॉक्टर की तरह व्हाइट कोट पहना हुआ था। मैगी के लिए यहाँ पहुंचना काफी आसान था। उसने अपने कुछ लोगों को कहकर इस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर स्टाफ को रिश्वत दी थी और आसानी से अपना काम निकलवा लिया। इस वक्त कार्तिक भी मैगी के बगल में ही व्हाइट कोट और मुंह पर मास्क लगाकर बैठा हुआ था। उसकी घबराहट को मैगी अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि इस वक्त कार्तिक काफी ज्यादा टेंशन में लग रहा था। जब तानिया की ब्लड देने की बारी आई तो उसने बिल्कुल नोटिस नहीं किया कि कल रात को वो जिस लड़के से मिली थी वो अभी इसी रूम में है। असल में कार्तिक ने अपना सारा हुलिया बदल लिया था और उसने अपने हेयर स्टाइल भी अच्छे से चेंज कर ली थी, जिससे किसी भी तरह से तानिया उसे पहचान ना पाए। और वैसे भी कल तानिया ने सिर्फ एक ही बार कार्तिक को देखा था, जहां पर रात होने की वजह से डिम लाइट में कार्तिक इतने ध्यान से नजर भी नहीं आया था उसे। तानिया ने अपने हाथ की बाजू को ऊपर करते हुए अपना हाथ मैगी के सामने कर दिया और मैगी ने भी बहुत ध्यान से ब्लड लेने के पहले 2-3 बार अल्कोहल के कॉटन से उस जगह को साफ किया। उसके बाद जल्दी से ब्लड ले लिया और दूर बैठा कार्तिक ध्यान से तानिया को देख रहा था। उसके चेहरे पर बदले हुए हाव भाव देख के कार्तिक के मन में भी लगातार एक के बाद एक ख्याल आ रहे थे। तानिया को वाकई सुई से बहुत डर लगता था और खून लेने की वजह से उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। और गोलू जो तानिया के पीछे ही खड़ी थी, उसकी हालत तो अभी तक खराब हो चुकी थी। डर के मारे उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया था और वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी। गोलू ने घबराई हुई आवाज में तानिया से पूछा, तानिया तुम्हें तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? गोलू की बात सुनकर तानिया ने तुरंत नाम में अपना सिर हिला दिया और फिर गोलू से बोली, शुरू में मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा दर्द होगा, पर सच में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तानिया की बात सुनकर गोलू ने अपने मुंह में आए हुए थूक को निगलते हुए कहा, सच में तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना? गोलू को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर तानिया ने उसे थोड़ा रिलैक्स करते हुए कहा, मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तानिया को बिल्कुल भी दर्द इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि कार्तिक ने पहले ही कह दिया था कि ब्लड लेते वक्त तानिया को दर्द नहीं होना चाहिए और इस बात का ध्यान मैगी ने बहुत अच्छे से रखा था। तानिया का ब्लड लेने के बाद मैगी ने जल्दी से उसे कंटेनर में डाला और बिना किसी को नजर आए तुरंत वो बॉक्स कार्तिक को दे दिया। तानिया को अभी और भी अलग अलग तरह के टेस्ट देने थे, इसीलिए वो दूसरे रूम में जाने लगी और कार्तिक भी तुरंत खड़ा होकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। जल्दी ही कार्तिक को तानिया के हेयर का सैंपल भी मिल गया और सारे सैंपल्स को अपने पास रखकर कार्तिक थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगा, क्योंकि आज कार्तिक सच्चाई के थोड़ा और करीब पहुंच गया था। सारा काम हुआ ही था कि अचानक से एक अजीब सी तेज आवाज उसके कानों में सुनाई दी। आवाज किसी के चीखने की थी, आह! जैसे ही बाकी लोगों ने ये आवाज सुनी तो सब लोग तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगे। ये आवाज गोलू के चिल्लाने की थी। जैसे ही सुई उसके बॉडी में गई तो अपना हल्का सा ब्लड निकलते हुए देखकर गोलू बहुत ज्यादा डर गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून निकाल दिया हो और वो डर कर जोर से चिल्लाने लगी। अभी तक तानिया भी उसके पास पहुंच गई थी। जैसे ही गोलू ने तानिया को देखा तो गुस्सा करते हुए बोली, तानिया तुमने तो कहा था कि बिल्कुल दर्द नहीं होगा, फिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? गोलू की बात सुनकर तानिया ने खुश होकर अपना हाथ दिखाते हुए कहा, तू सच में बहुत ज्यादा डरपोक है, देख मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, फालतू में इतनी जोर से चिल्लाई, पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। जल्दी ही कार्तिक जो धीरे धीरे चलकर गोलू के पास आ रहा था उसे भी समझ में आ गया कि अंदर चल क्या रहा है और गोलू का ऐसा गोल मटोल मुंह देखकर कार्तिक को हंसी आ गई। हालांकि उसने जल्दी ही अपनी हंसी को दबा लिया और मैगी की तरफ देखने लगा। कार्तिक मन ही मन खुद से कह रहा था कि कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर की ड्रेस में मैं इतना हैंडसम लगूंगा, काश मैंने डॉक्टर की पढ़ाई कर ली होती। कार्तिक अपने लोगों के साथ आज जो काम करने आया था वो काम पूरा हो गया था और अब यहाँ रुकने का और कोई फायदा नहीं था, पर कार्तिक जानता था कि वो इस तरह से बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उन्हें बाकी बच्चों के टेस्ट भी करने होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सब लोगों को शक हो जाएगा। कार्तिक तो ये सब सोच रहा था, पर मैगी में इस वक्त बिल्कुल सब्र नहीं था। वो इस तरह और ज्यादा अपने आप को डॉक्टर दिखाते हुए और इन बच्चों के नखरे उठाते हुए
फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकती थी, इसीलिए धीरे धीरे उसकी हरकतें थोड़ी सी क्रूर होती जा रही थी। और इसी वजह से मैगी के गुस्से की पहली शिकार गोलू बनी थी। उसे वाकई दर्द हो रहा था, क्योंकि उसकी चर्बी मोटी थी और इसीलिए मैगी को 2 से 3 सुई का इस्तेमाल करके बार बार परेशान होकर उसका खून लेने की कोशिश करनी पड़ी। जल्दी ही बाकी का काम भी पूरा हो गया था। सब बच्चों के एग्जामिनेशन हो गए थे और बिना लोगों की नजरों में आए कार्तिक और मैगी अपने लोगों के साथ चुपचाप वहां से निकल गए। तानिया के जेनेटिक सैंपल्स लेने के बाद कार्तिक ने उन्हें 10 भागों में डिवाइड कर दिया और अलग अलग बेस्ट टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में भेज दिया। 9 एग्जाम्पल कार्तिक के अलग अलग सबॉर्डिनेट्स लेकर गए थे, पर 10वां सैंपल कार्तिक खुद अपने साथ एक अस्पताल में लेकर गया था। कार्तिक इस वक्त किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता था। उसे डर था कि कभी उसके किसी सबॉर्डिनेट से कोई गलती ना हो जाए, इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक सारे सैंपल टेस्टिंग का काम कार्तिक अपनी आंखों से देखना चाहता था। कार्तिक पूरे दिन इंतजार करता रहा, क्योंकि आज सुबह से उसके मन में एक अलग ही घबराहट चल रही थी। पूरा दिन इंतजार करने के बाद वो टाइम भी आ गया जब 10 भेजे हुए सैंपल के रिजल्ट आ गए थे। जैसे ही कार्तिक को ये बात पता चली तो कार्तिक घबराए हुए कांपते हुए हाथों से रिपोर्ट को देखने लगा। जैसे ही उसने रिजल्ट देखा तो एक्साइटमेंट के मारे उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। हल्के फुल्के ये कागज भी कार्तिक को 2-3 किलो वजन के बराबर लग रहे थे। कार्तिक की सांस धीरे धीरे तेज होने लगी थी, उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज दौड़ने लगी। 10 टेस्टिंग रिजल्ट्स में हर पेज पर यही लिखा था कि कार्तिक की असली बहन तानिया है, और अभी तक कार्तिक के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे। कार्तिक जल्दी से तानिया के घर जाकर उसे देखना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि पिछले 17 साल वो कैसे रही, उसकी जिंदगी किस तरह से कटी। कार्तिक ने रिपोर्ट देखने के बाद धीरे से कहा, तुम्हारा नाम तानिया पलक नहीं बल्कि तानिया मित्तल होना चाहिए। कार्तिक ने जिस हॉस्पिटल में सैंपल भेजे थे वो हॉस्पिटल तानिया के घर से थोड़ी दूरी पर था, और जब कार्तिक रास्ते में वापस तानिया के घर की तरफ जा रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया में अभी भी उसका कोई रिश्तेदार बचा है। के सिर्फ नाम के रिश्तेदार थे, जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था, प्रॉपर्टी से मतलब था। उन लोगों के मन में कार्तिक के लिए कोई परवाह, कोई प्यार नहीं था। उनकी तरफ से कार्तिक चाहे मरे या जिए उन्हें कोई मतलब नहीं था। पर जब उसे पता चला कि तानिया उसकी सौतेली बहन है तो कार्तिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भले ही तानिया सौतेली थी, पर कम से कम उसमें भी कार्तिक के पापा का खून था। कार्तिक उसे कम से कम अपनी बहन कहकर बुला सकता था, हर रक्षाबंधन पर उससे राखी बंधवा सकता था, उसे दुनिया जहान की खुशियां लाकर दे सकता था, उसके सपने पूरे कर सकता था। कार्तिक भी प्रॉब्लम में फंसने के बाद ये कह सकता था कि घर में कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है, और कार्तिक जीना चाहता है अपनी बहन के पास लौटने के लिए। ये सारे शब्द, ये सारी भावनाएं कहने के लिए कार्तिक मर रहा था। कार्तिक अपनी ही सोच में खोया हुआ था। तभी मैगी ने बहुत ही आराम से कार्तिक से कहा, बॉस आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आप पिछले 2 दिन से बिल्कुल नहीं सोए हैं। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत मना कर दिया और कहा, इस सिचुएशन में मैं सो कैसे सकता हूँ। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने फिर से कार्तिक से पूछा, बॉस जल्दी ही हम लोग ऋषिकेश उत्तराखंड पहुंच जाएंगे, क्या आपने सोचा है कि आप कैसे अपनी बहन से मिलेंगे, उसे क्या कहेंगे। जैसे ही कार्तिक ने मैगी की बात सुनी तो उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई, क्योंकि उसने सच में बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो कैसे तानिया से मिलेगा, उससे क्या कहेगा, क्या बात उससे करेगा, तानिया उसके साथ वापस आएगी या नहीं। भले ही तानिया कार्तिक की सौतेली बहन थी, पर कार्तिक आज से पिछले 17 साल में पहले कभी उसे नहीं मिला था। उसे पता ही नहीं था कि अनजान लड़की से अचानक से मिलने पर उससे बातें कैसे की जाती है। हो सकता है कि तानिया कार्तिक की बात पर विश्वास ना करे, उसके साथ आने से वो मना कर दे। कार्तिक ने मैगी से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैगी। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बॉस तानिया के पैदा होने से लेकर अभी तक बाकी बातों के बारे में मैंने एक और इन्वेस्टिगेशन की है, क्या आप जानना चाहेंगे। जैसे ही कार्तिक ने मैगी की बात सुनी तो उसने हैरान होते हुए मैगी को देखा और थोड़ा नाराज होते हुए बोला, तुमने फिर से इन्वेस्टिगेशन की और मुझे बताया तक नहीं, ये गलत बात है मैगी। कार्तिक को नाराज होते हुए देखकर मैगी ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, बॉस मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने पहले खुद से सारी इन्वेस्टिगेशन की और फिर ही आपको बताना ठीक समझा, मुझे माफ कर दीजिए। मैगी की माफी की बात सुनकर कार्तिक ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी मैगी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, बॉस असल में ये सब कुछ तब शुरू हुआ था जब तानिया की मां पलक एक मॉडल हुआ करती थी। उस दौरान पलक ने इंडस्ट्री में अपना कदम रखा ही रखा था और कुछ एक शोज किए ही थे, और वो थोड़ी बहुत फेमस भी हो गई थी। इस दौरान एक चैरिटी बैंकेट पार्टी अटेंड करने के लिए पलक को बुलाया गया था, और इस पार्टी में आपके पापा को भी बुलाया गया था। और उसी दौरान इतना कहते कहते मैगी चुप हो गई। वो इस बारे में आगे कुछ और कहना नहीं चाहती थी। आपको क्या लगता है, क्या पलक। एपिसोड 829 कार्तिक का शक। कार्तिक के पापा और पलक के बारे में बताते बताते अचानक से मैगी चुप हो गई। वो आगे इस बारे में खुद से कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। हालांकि कार्तिक समझ गया था कि आगे क्या हुआ होगा, इसीलिए कार्तिक ने भी मैगी से आगे कुछ नहीं पूछा। हालांकि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी और उसे हंसी भी आ रही थी। एक खूबसूरत मॉडल थी तो दूसरी तरफ हैंडसम और सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और 2 लोगों का एक साथ मिलना कहीं ना कहीं दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। हालांकि इन दोनों को ही नहीं पता था कि इस बार इनका अट्रैक्शन किसी नई जिंदगी को जन्म दे देगा। कहीं ना कहीं कार्तिक को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पापा का शादी के बाद भी अफेयर रह चुका था, जबकि उस वक्त कार्तिक की मां जिंदा थी, और इस बात को लेकर कार्तिक को थोड़ा सा अपने पापा पर गुस्सा भी आ रहा था। हालांकि अब गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके माँ और बाप दोनों ही स्वर्ग से धार चुके थे। कार्तिक जहाँ एक तरफ अपनी माँ के बारे में सोच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा तानिया और उसकी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। वो इन दोनों की जिम्मेदारी उठाने से मना कैसे कर सकते थे, और कैसे तानिया को इस तरह बड़ा होने दे सकते थे, जबकि वो तो मित्तल परिवार की बेटी थी। क्या ऐसा हो सकता था कि कार्तिक के पापा को अपनी बेटी के बारे में पता ही नहीं था। क्या ऐसा हो सकता था कि पलक ने चुपचाप तानिया को जन्म दिया हो और उसे सबकी नजरों से छुपाकर अकेले ही पाला हो, और ये बात कार्तिक के पापा को पता ही ना चली हो।
कार्तिक के पास इन सब सवालों के जवाब नहीं थे, और एक तरफ जहां ये सवाल थे तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के मन में ये बात भी आ रही थी कि आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने वाली ज्यादातर मॉडल्स अपने आप को सक्षम और बड़े परिवारों से जोड़ने की पूरी कोशिश करती थी, और इस दौरान भी बड़े बड़े अमीर घरानों के बेटों से रिश्ते भी बना लिया करती थी। और अगर इस दौरान कोई बच्चा हो जाए तो अमीर परिवारों में अपनी जगह बनाना और भी ज्यादा आसान हो जाता था। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि अगर तानिया की मां ने ऐसा कुछ नहीं किया तो शायद वो सबसे बड़ी बेवकूफ थी जिन्होंने इस मौके का फायदा भी नहीं उठाया और मित्तल परिवार में अपनी जगह नहीं बनाई। कार्तिक खुद की सोच में ही उलझा हुआ था और उसके दिमाग में एक के बाद एक बातें चल रही थी, लेकिन उसे इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी तानिया की मां ने कार्तिक के पापा से कांटेक्ट क्यों नहीं किया। कार्तिक यही सब सोचकर अपने आप में बड़बड़ाया। इन सब बातों का कोई सेंस नहीं आ रहा। कार्तिक की बात सुनकर मैगी समझ गई थी कि कार्तिक के मन में अभी क्या चल रहा है, इसीलिए उसने कार्तिक को समझाते हुए कहा, बॉस इन सारी बातों में कंफ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है। मैं माफी चाहती हूँ, पर आगे मैं जो बोलने जा रही हूँ उसे आप समझने की कोशिश करना। आप जरा सोचकर देखिए कि आपके पापा इतने बड़े आदमी थे और उन्होंने सिर्फ एक फन के लिए उस मॉडल के साथ रिश्ता बनाया था। ऐसे में उन्हें कहाँ एक रात की वो साथी याद होगी। तानिया की मां अचानक से प्रेग्नेंट हो गई और अगर उन्होंने आपके पापा को ढूंढने की कोशिश भी की होगी तो उनके जैसे सिर्फ एक डेब्यू मॉडल कहाँ अपनी बात प्रूव कर पाई होगी। जैसे जैसे कार्तिक मैगी की बात सुन रहा था वैसे वैसे उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिलते जा रहे थे। अपने पापा और अपने रिश्तेदारों को एक तरफ रखकर एक इंसान की तरह सोचना शुरू कर दिया उसने। वाकई उसके पापा ने अपनी जवानी के दिनों में ये सब कुछ किया था और इतनी गलतियां करके भी उन्हें कभी पछतावा नहीं हुआ। सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद कार्तिक के सारे डाउट क्लियर हो गए। अगली ही पल कार्तिक फिर से बेचैन हो गया और उसकी घबराहट बढ़ने लगी। कुछ सोचकर कार्तिक ने मैगी से कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि पापा ने जो कुछ किया उसके बाद मेरे बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनके बारे में मैं अब तक पता नहीं लगा पाया हूँ। मैगी जल्दी ही कार्तिक के सवाल का मतलब समझ गई। उसने हैरान होते हुए कार्तिक से पूछा, सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप भी तानिया की तरह ही उसी में से एक हैं जिसके पापा तो एक है पर माँ अलग है। मैगी का सवाल सुनकर कार्तिक ने अपना वही उतरा हुआ सा मायूस चेहरा दिखा दिया। कार्तिक अपने मन में बार बार यही सोच रहा था कि उसके पापा जिस कैरेक्टर के इंसान थे उस हिसाब से तो न जाने उन्होंने कितने लोगों के साथ रिश्ते बनाए होंगे और उनमें से कितने ही लोग आज तक अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मुश्किल से अपनी जिंदगी जी रहे होंगे, और हो सकता है कि कार्तिक भी उन्हीं में से कोई एक हो। कार्तिक अपनी सोच में खोया हुआ था, तभी उसके कानों में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। ये कोई और नहीं बल्कि मैगी ही थी और इस वक्त काफी खुलकर हंस रही थी। कार्तिक ने हैरान होते हुए मैगी को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैगी इस तरह क्यों हंस रही है। हालांकि कार्तिक कुछ पूछ पाता उससे पहले ही मैगी ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और कार्तिक से कहा, बॉस आप चिंता मत कीजिए, सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मैंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उस हिसाब से पता चला है कि आपकी माँ के साथ शादी करने के बाद और उसके पहले आपके पापा के रिलेशनशिप से सिर्फ तानिया ही पैदा हुई थी। इसके अलावा उनका कोई और बच्चा नहीं है। जैसे ही कार्तिक ने मैगी की बात सुनी तो उसकी सांस में सांस आई। उसके बाद एक के बाद एक लगातार गहरी सांसें लेते हुए उसने कहा, अच्छा तो तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो, चलो कुछ तक। कार्तिक जैसे ही ऋषिकेश पहुंचा तो एक बार फिर से उसने वही वर्कर वाले कपड़े पहन लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तानिया से कैसे बात करे, और जब तक वो तानिया तक पहुंच नहीं जाता तब तक उसे अपना पुराना वाला हुलिया ही तानिया के सामने रखना था। साथ ही साथ धीरे धीरे तानिया की जिंदगी में कदम रखना था ताकि तानिया को भी वक्त मिल सके कार्तिक को एक्सेप्ट करने के लिए। कार्तिक को जब लगेगा कि अब वक्त आ गया है तानिया को अपनी असलियत बताने का, तब कार्तिक उसे सब कुछ सच सच बता देगा। पर सबसे बड़ी चिंता अभी ये थी कि एक अनजान आदमी होने के नाते कार्तिक कैसे तानिया की जिंदगी में कदम रखेगा और कैसे तानिया की जिंदगी का हिस्सा बनेगा। अब कार्तिक कैसे अपनी बहन को अपनी जिंदगी में लेकर आता है ये तो वक्त पर छोड़ देना चाहिए। अभी तक कार्तिक एक बार फिर उस सोसाइटी में पहुंच गया था जहां पर तानिया रहती थी। कार्तिक जब पहले तानिया से मिला था तो उसे लगा था कि शायद उस दिन तानिया लेट हो गई होगी, पर यहाँ आकर कार्तिक को समझ में आ रहा था कि तानिया अपनी पढ़ाई के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं देती। वो हर वक्त स्कूल में ही रहती और अपनी पढ़ाई करती। इसी वजह से कार्तिक को अभी तक एक बार भी मौका नहीं मिला था कि तानिया से वो बात कर सके या उससे मिल सके। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था पर तानिया से कार्तिक की एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। इस वजह से कार्तिक थोड़ा सा मायूस हो गया था। कार्तिक को इस तरह परेशान देखकर उसके एक सबॉर्डिनेट ने उसे सुझाव देते हुए कहा, अब आप तानिया मैडम के स्कूल में एक फेक टीचर बनकर चले जाइए। इससे आप तानिया मैम पर नजर भी रख पाएंगे और उनसे मिलते भी रहेंगे। जैसे ही कार्तिक ने ये बात सुनी तो उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी और इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि तानिया पहले से ही कार्तिक से मिल चुकी थी और इस वक्त कार्तिक की पहचान तानिया के सामने सिर्फ एक दूसरे स्टेट से आए हुए वर्कर से ज्यादा कुछ नहीं थी। ऐसे में कार्तिक अगर अचानक से टीचर बनकर तानिया के स्कूल में जाएगा तो तानिया को शक हो जाएगा और हो सकता है कि तानिया उसे गलत समझ ले। कार्तिक ने जब इस आइडिया को रिजेक्ट किया तो दूसरे सबॉर्डिनेट ने सुझाव देते हुए कहा कि कार्तिक को टीचर की ना सही पर कोई और जॉब पकड़ लेनी चाहिए जिससे वो अपनी बहन से मिलता रहे। कार्तिक जितने अमीर आदमी के लिए एक स्कूल में कोई छोटी मोटी जॉब करने के लिए अप्लाई करना अपने आप में बहुत शर्म की बात थी और कार्तिक कभी भी अपने साथ ऐसा कुछ होने नहीं दे सकता था। अब कार्तिक अपने लोगों के सुझाव सुनकर परेशान हो गया था और इनमें से कोई भी आइडिया उसे पसंद नहीं आ रहा था। अब उसे गुस्सा आ रहा था और फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया था। तभी एक मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही कार्तिक ने इस आवाज का पीछा करते हुए उस दिशा में देखा तो सामने अपनी बहन तानिया को देखकर कार्तिक एकदम हैरान रह गया। आज से पहले कार्तिक भले ही शक के साथ तानिया से मिला था, पर जब से उसे पता चला था कि तानिया तो उसकी असली बहन है, तब से लेकर अब तक कार्तिक पहली बार तानिया को देख रहा था और इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग भाव दिखाई दे रहे थे। वो खुश भी था और थोड़ा डरा हुआ भी था। नर्वसनेस उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी।
और इसी वजह से उसका शरीर थोड़ा सा कांप रहा था। एक तरफ जहां कार्तिक हैरान होकर तानिया को देख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ तानिया के चेहरे पर भी हैरानी थी और वो काफी सरप्राइज होकर कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक ने जल्दी से खुद को संभाला और थोड़ा संभलते हुए तानिया से पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था ना। कार्तिक का सवाल सुनकर तानिया काफी शांत खड़ी रही। उसे इस तरह देखकर कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि जरूर तानिया ने अपनी क्लास और स्कूल को बंक किया है। कार्तिक आगे कुछ सोचता या पूछता उससे पहले ही तानिया ने थोड़ा एम्बैरेस होते हुए कार्तिक से कहा, असल में मैं अपनी टेक्स्ट बुक ले जाना भूल गई थी, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेकर अपनी बुक वापस लेने आई हूँ। इतना कहकर तानिया ध्यान से कार्तिक को देखने लगी। कार्तिक ने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने 2 दिन पहले पहने हुए थे और कार्तिक को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। कार्तिक को सही सलामत देखकर तानिया मन ही मन काफी खुश हो गई और थोड़ी चिंता करते हुए बोली, क्या आप ठीक हैं? क्या शुभम ने कुछ कहा? इतना कहते कहते तानिया चुप हो गई और तभी कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उसे थोड़ा रिलैक्स करते हुए कहा, अच्छा वो उस दिन वाला लड़का वो मुझे मिला ही नहीं, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने हैरानी से अपनी आंखें फैलाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? शुभम और उसके लोगों का इस पूरे आउटर सिटी में बहुत दबदबा है, वो इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाला। कार्तिक ने जब देखा कि तानिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है, तो उसने बहाना बनाते हुए और हंसते हुए कहा, असल में मुझे यहाँ पर मेरा एक पुराना बहुत ही ताकतवर साथी मिल गया था, उसने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने बिना कोई शक करते हुए कार्तिक से कहा, क्या सच में? तुम्हारे गाँव वाले तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कार्तिक को यहाँ पर सही सलामत देखकर तानिया मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो गई। तानिया को भी अब लग रहा था कि शायद वाकई शुभम उसके लिए और कार्तिक के लिए और ज्यादा मुसीबत नहीं खड़ी करेगा। वहीं दूसरी तरफ उस रात कार्तिक ने जब इंटेरोगेशन के लिए शुभम और उसके लोगों को अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंपा, तो उन्हें मारा नहीं था, बल्कि अपनी ताकत दिखाकर छोड़ दिया था। कार्तिक के लोगों ने शुभम और उसके दोस्तों को इतना डराया कि वो लोग बेहोश हो गए और अगले ही दिन सुबह ही वो लोग इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले गए। उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं रुका। अब कैसे निभाएगा कार्तिक अपने भाई होने का फर्ज अपनी बहन तानिया के लिए? चलिए, तानिया को नहीं पता था, पर कार्तिक ने कल रात को अपने लोगों को कहकर शुभम और उसके दोस्तों को इतना डराया था कि वो सब रातों रात ही ये शहर छोड़कर चले गए और दोबारा कभी यहाँ आने से मना कर दिया। खास करके जब तक कार्तिक यहाँ है, तब तक उनमें से कोई भी वापस इस शहर में आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हालांकि तानिया को तो इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे तो बस यही लग रहा था कि जरूर कार्तिक के किसी दोस्त ने उसकी मदद की है और इन सब मुश्किलों से निकल पाया है वो। और रही बात कार्तिक के उस दोस्त के बारे में जानने की, तो तानिया ने उस आदमी के बारे में ज्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना सही नहीं समझा। और वहीं दूसरी तरफ तानिया को इतना सोचते हुए देखकर कार्तिक ने अपने बहाने को और ज्यादा कवर अप करते हुए कहा, मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा दोस्त इतना ज्यादा ताकतवर होगा और ये मामला इतनी जल्दी निपट जाएगा। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने हल्की सी स्माइल दे दी। अगले ही पल कुछ सोचते हुए तानिया ने कार्तिक से कहा, वैसे अभी तक मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा, नाम क्या है तुम्हारा और कहाँ से हो तुम? जैसे ही कार्तिक ने तानिया के मुंह से ये सवाल सुना, तो अगले ही पल वो एक कदम नर्वस हो गया। उसने मन ही मन कुछ देर तक कोई कैलकुलेशन की और उसके बाद तानिया से कहा, मेरा नाम कार्तिक मित्तल है, मैं हाइजू से हूँ। इतना कहकर कार्तिक ध्यान से तानिया के चेहरे पर आते हुए एक्सप्रेशन देखने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की बात सुनकर तानिया को कोई डाउट नहीं हो रहा था। कार्तिक की भाषा थोड़ी सी अलग थी, उसका एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट था और इसका कारण ये था कि हाइजू में 20 साल पहले ये लोग आकर बसे थे और इसी वजह से वहां रहने वाले लोगों का अपना कोई लैंग्वेज एक्सेंट नहीं होता है। एक सवाल पूछ लेने के बाद तानिया ने अचानक से कार्तिक से पूछा, क्या तुम हाइजू से हो? तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे यहाँ ढूंढने आए थे? तानिया इस वक्त भले ही ये सवाल पूछ रही थी, पर उसके सवाल में भी मजाक था। पर दूसरी तरफ तानिया का सवाल सुनकर कार्तिक थोड़ा पैनिक हो गया, क्योंकि वो सच में अपनी बहन को ढूंढने के लिए ही आया था। पर वो बात तानिया के सामने खुलकर नहीं कह सकता था, वरना पता नहीं तानिया उसके बारे में क्या समझेगी। अगले ही पल कार्तिक को एक बहाना मिल गया तानिया को बताने के लिए, पर वो इतने अच्छे से झूठ नहीं बोल पाता था और इसी वजह से उसने लड़खड़ाते हुए बोलना शुरू किया। पर तभी तानिया ने हंसते हुए कार्तिक से कहा, तुम यहाँ अपने स्टेट से काम करने के लिए आए हो, तो सबसे पहले अपने लिए कोई जगह किराए पर ले लो जहाँ तुम आराम से रह सको। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने सुकून की सांस ली, वरना अभी तक तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे तानिया उसका झूठ पकड़ लेगी और अगले ही पल उसे यहाँ से भगा देगी। पर जब तानिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो कार्तिक खुश होते हुए जल्दी से बच्चों की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिलाने लगा और हंसते हुए बोला, हाँ, मैं यहाँ पर किराए का ही घर ढूंढ रहा हूँ। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने उससे पूछा, तो घर मिला? तानिया का सवाल सुनकर कार्तिक ने तुरंत हाजिर जवाब होते हुए कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, मैंने बस ढूंढना शुरू ही किया है। इतना कहकर कार्तिक चुप हो गया। वहीं दूसरी तरफ तानिया कुछ देर तक सोचती रही और फिर कार्तिक को सुझाव देते हुए बोली, एक घर है जहाँ पर मकान मालिक अपना घर किराए पर देना चाहता है और वहाँ का मकान मालिक भी बहुत अच्छा है, पर दिक्कत यह है कि तुम अकेले सिर्फ एक कमरे को किराए पर नहीं ले सकते हो, तुम्हें पूरा घर किराए पर लेना होगा। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत सहमत होते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं पूरा घर किराए पर ले लूंगा। कार्तिक की ऐसी बात सुनकर तानिया ने एक नजर कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर थोड़ा संकोच करते हुए और अपना सिर खुजाते हुए बोली, पूरे घर का किराया देना आसान बात नहीं होगी, किराया बहुत ज्यादा है और सबसे पहले तुम्हें 3 महीने का एडवांस देना होगा। तानिया ये सब इसीलिए कह रही थी क्योंकि आजकल सोसाइटी में ऐसा रूल था कि अगर किसी को भी घर किराए पर लेना है तो सबसे पहले एडवांस में पैसा देना होता था, उसके बाद ही उसे किराए पर घर मिलता था। तानिया कार्तिक की हालत देख सकती थी, इसीलिए वो डायरेक्ट ये बात नहीं कह पा रही थी कि कार्तिक पूरे घर का किराया अफोर्ड नहीं कर पाएगा, खास करके 3 महीने का एडवांस तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो तानिया जिस घर की बात कर रही थी वो उसके पड़ोस में ही था। घर काफी पुराना था और उसका किराया अभी भी काफी ज्यादा था। कार्तिक ने जैसे कपड़े पहने हुए थे और अपने बारे में उसने जो कुछ भी बताया था कि वो एक वर्कर है जो दूसरे शहर से यहाँ काम करने के लिए आया है, ये बात सुनकर तो तानिया को थोड़ा डाउट हो रहा था कि कार्तिक इतना रेंट पे नहीं कर पाएगा। कार्तिक को कोई बहाना नहीं मिल रहा था कि वो अब कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करे, इसीलिए उसने कुछ सोचते हुए अपना सिर खुजाना शुरू कर दिया। फिर अचानक से तानिया को बोला, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं इस तरह के कपड़े पहनता हूँ, पर सच तो ये है कि मेरे पास भी कुछ सेविंग्स पड़ी है। कहीं ना कहीं कार्तिक ने असली बात पकड़ ली थी।
और जब तानिया को इस बात का एहसास हुआ तो उसने थोड़ा सा एम्बैरस फील करते हुए कहा, नहीं नहीं, आप मेरी बातों को गलत मतलब समझ रहे हैं, अब मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तानिया को इतना परेशान देखकर कार्तिक ने तुरंत अपना हाथ दिखाकर उसे चुप करवा दिया और कहा, ठीक है, अब छोड़ो इन सब बातों को और मुझे ये बताओ कि वो घर कहाँ है जो रेंट पर अवेलेबल है। कार्तिक का सवाल सुनकर तानिया ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, असल में वो घर मेरे घर के पास में ही है। मेरे पुराने पड़ोसी न्यू सिटी में घर लेकर वहां रहने लग गए और इस वजह से उनका ये पुराना घर खाली पड़ा है। खाली पड़ा घर और ज्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए वो लोग इसे रेंट पर देना चाहते हैं। जैसे ही कार्तिक ने तानिया की उंगली का इशारा फॉलो करते हुए घर की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। असल में कार्तिक को यही तो चाहिए था। जिस घर की बात तानिया कर रही थी वो घर तानिया के घर के जस्ट बगल में था। ऐसे में कार्तिक आराम से तानिया के साथ घुल मिल सकता था। कार्तिक ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वो इसी घर में रेंट पर रहेगा, चाहे जो हो जाए। कार्तिक जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथों से एक्साइटेड होकर तालियां बजाते हुए उसने तानिया से कहा, ठीक है, क्या तुम मुझे वो घर दिखाने के लिए ले चल सकती हो और एक बार घर के मालिक से भी कांटेक्ट कर लो। कार्तिक को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर तानिया ने हंसते हुए कहा, इस घर के मालिक ने घर की सेफ्टी के लिए चाबी मुझे ही दे दी थी और मैं खुद पर्सनली जाकर तुम्हें वो घर दिखा दूंगी। साथ ही साथ घर के मालिक से रेंट के बारे में थोड़ा बात कर लूंगी, हो सकता है कि वो तुम्हें डिस्काउंट दे दे। तानिया की बात सुनकर कार्तिक इस वक्त काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था और उसने खुश होते हुए कहा, ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। तानिया अगले ही पल कार्तिक को अपने घर के बगल में बने हुए उस घर की तरफ ले जाने लगी और रास्ते में कार्तिक से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगी। ऐसा नहीं था कि कार्तिक पर तानिया को विश्वास नहीं था या तानिया कार्तिक पर कोई शक कर रही थी, बस वो उस इंसान के बारे में जानना चाहती थी जिसने उसकी जान बचाई थी। तानिया ने किसी से नहीं कहा था, पर जब से वो कार्तिक से मिली थी उसके मन में कार्तिक को लेकर एक मिस्टीरियस इंप्रेशन बन चुका था। हालांकि ये शक नहीं था, पर कुछ अजीब कनेक्शन था जो तानिया को कार्तिक से मिलने पर हर बार महसूस होता था। उस दिन तानिया की जान बचाकर कार्तिक वैसे तो तानिया की नजरों में आकर उसका हीरो बन चुका था और कार्तिक को घर दिलाने में मदद करके तानिया उसका ये एहसान चुकाना चाहती थी। तानिया कार्तिक को सोसाइटी की बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर ले आई और एक घर के सामने उंगली से इशारा करते हुए बोली, वो सामने वाला घर मेरा है और उसके अपोजिट में जो घर है वो किराए के लिए अवेलेबल है। मैं पहले चलकर तुम्हें वो घर दिखा देती हूँ। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने उससे पूछा, अगर तुम मुझे इस वक्त घर दिखाओगी तो क्या तुम्हें अपनी टेक्स्ट बुक वापस लाने में टाइम नहीं लगेगा? हो सकता है तुम्हारी क्लास का टाइम निकल जाए। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने उसे मना करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हैंडल कर लूंगी, वैसे भी घर दिखाने में ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। तानिया को इतनी मेहनत करते हुए देखकर कार्तिक खुश होते हुए बोला, तुम मेरी बहुत मदद कर रही हो, थैंक यू सो मच। मैं जल्दी ही तुम्हें एक बहुत अच्छे डिनर पर इन्वाइट करूंगा। कार्तिक की इन्विटेशन की बात सुनकर तानिया ने तुरंत मना करते हुए कहा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी बहुत छोटी सी बात है। फिर इस घर के मकान मालिक चाहते थे कि मैं उनके लिए एक अच्छा सा किराएदार ढूंढूं। कार्तिक को घर से कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस अपनी बहन के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना था। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने प्यारा सा क्यूट सा फेस बनाते हुए तानिया से कहा, मुझे ये घर काफी अच्छा लगा और तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक अच्छी सी ट्रीट देना चाहता हूँ। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, तुम अभी अभी घर में एंटर हुए हो और तुम्हें घर पसंद भी आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तानिया की बात सुनकर कार्तिक के माथे पर हल्का पसीना आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जल्दबाजी में खुद ही एक्सपोज कर दिया है खुद को और अब तानिया उसके बारे में सब जान जाएगी। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसीलिए उसने झूठी बात बनाते हुए कहा, असल में पूरा घर देखने की जरूरत भी नहीं है, लिविंग रूम का एरिया काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मेरे दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए इतना काफी है। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि घर चाहे जैसा भी हो उसे हर हाल में यहीं पर एडजस्ट करना होगा, क्योंकि वो इस मौके को अपने हाथों से गवा नहीं सकता है और वो तानिया से दूर नहीं रह सकता है। कुछ हरकतें कार्तिक की बहुत ज्यादा अजीब थी जो तानिया को उस पर शक करने को मजबूर कर रही थी, इसीलिए उसने आधे अधूरे शब्दों में पूछा, और इस घर का रेंट? असल में इस तरह छोटे छोटे वर्कर जल्दी से किसी सोसाइटी में आकर नहीं रहते, वो अपनी ही कोई झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं और वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। अगर कोई ठीक ठाक वर्कर हो तो वो कम पैसों में किराए पर कोई कमरा लेता है और वहीं रहना शुरू करता है, पर कोई भी जल्दी से पूरा घर किराए पर नहीं लेता, खास करके तब जब वो अकेला यहाँ रहने वाला हो। रेंट की बात सुनकर कार्तिक ने तानिया से कहा, क्या तुम इस घर के मालिक से फोन पर मेरी बात करवा सकती हो और उसके बाद तुम जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक को लेकर स्कूल चली जाओ, वरना लेट होने पर तुम्हारे टीचर तुम्हें डांटेंगे। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने उसको उस घर के मालिक का नंबर दे दिया और अपने खुद के घर जाकर अपनी टेक्स्ट बुक लेकर आई और कार्तिक को बाय कहकर जल्दी से स्कूल के लिए निकल गई। तानिया से नंबर लेकर कार्तिक ने मकान मालिक को फोन मिलाया और उससे कुछ बात करके और कुछ सवाल करके मकान मालिक से पूछा कि क्या वो ये घर कार्तिक को बेचना चाहेंगे। अपने नए घर में शिफ्ट होने के बाद से मकान मालिक पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इतने अच्छे मार्केट वैल्यू पर अपने घर को जल्दी से जल्दी बेच दे। उसका रोजाना इस पुराने घर पर आना नहीं होता था और वो जल्द से जल्द इस मकान को बेचकर पैसा उठाना चाहता था। आपको क्या लगता है, क्या मकान मालिक इतनी आसानी